हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम अमित गिल। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा बोन्स के ऊपर और व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम एंड आगे हम डिटेल में जाएंगे। जब जैसे जैसे हमारे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे तो आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी गोइंग मोर इन डीप, ज़्यादा डीप में डिटेल्स में जाएंगे हम। आज मैं जैसे आपको पढ़ाऊँगा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आई अर्ज यू कि अपने साथ एक पेन और कॉपी रखें ताकि जो मैं आपको पढ़ाऊँ वो सब आप कॉपी में नोट करते जाएं। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है, आप सबसे यू राइट डाउन द स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स टू फॉर्म अ टिश्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हमारी बॉडी की जो बोन्स है, हमारी बॉडी की बोन्स लिगामेंट्स के साथ जुड़ी है। अब जैसे हमारे ये जोड़ है, ठीक है, तो इस जोड़ में जो हमारी ये बोन है, ये बोन हाथ से कैसे जुड़ रही है, ये बोन्स के बीच में लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, वो लिगामेंट्स कनेक्ट करती है मसल्स के साथ और बोन के साथ, उसे लिगामेंट्स कहते हैं। अब ये कार्टिलेज है, ये नाक की हड्डी जो मुड़ जाती है इसे कहते हैं कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज भी बोन्स के साथ कनेक्टेड, यहाँ तक हमारे नोज की बोन है और यहाँ से कार्टिलेज शुरू होती है। दिस कार्टिलेज इज कनेक्टेड टू दिस बोन। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर नोज का बना रहा है और ये पूरा लिगामेंट पूरे हाथ और बाजू का एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, तो जो मैंने अभी बोला, आई होप आप नोट कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि द स्केलेटल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी टिश्यू। सो ये इसकी इंट्रोडक्शन है बोन्स की। आगे हमारा जो बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है, ये टू सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, राइट। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है, हमारा स्कल आ गया, जो हमारा सिर है, दिस ऑल इज नोन एज स्कल। एंड वर्टिबल कॉलम है, जो हमारे स्कल, जो हमारे सिर की हड्डी है, ये पीछे एक वर्टिबल कॉलम जो बैकबोन जिसे कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। उसे कहते हैं वर्टिबल कॉलम, और वो वर्टिबल कॉलम इट इज कनेक्टेड विद दिस आवर रिब केज। ठीक है, तो दिस इज एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, AXIAL, एक्सियल स्केलेटन, SKELETON, this is axial skeleton system. Now the second part is a appendicular skeleton system. Appendicular में spelling बोल देता हूँ, APPENDICULAR SKELETON, skeleton system. अब इसमें आता है अपेंडेजेस आते हैं सच एज अपर एंड लोअर लिम्स, पेल्विक गर्डल एंड शोल्डर गर्डल्स। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हमारे लिम्स आ जाते हैं, अपर लिम्स होगी हमारी बाजुएं, लोअर लिम्स हमारी लेग्स होगी, और हमारी जो हिप बोन होती है, जॉइंट्स होते हैं नीचे वाले, उसे कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब हमारे बॉडी के स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस पे अब हम जाते हैं। तो बॉडी के स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या है, उसके स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन है, जैसे हमारे को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब मेरे ये हाथ हिल रहे हैं, मैं अपने हाथ को या अपनी बाजू को कैसे हिला रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ बोन्स, स्केलेटन सिस्टम की मदद से हिला रहा हूँ। ठीक है, बोन्स का और क्या फंक्शन होता है, बोन्स हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि बोन्स के अंदर जो बोन मैरो होता है वो ब्लड, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स बनने में मदद करता है। प्लस बोन्स में ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, इट इंक्लूड्स, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सपोर्ट एंड मूवमेंट, इट सपोर्ट्स अस। आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, आपकी बॉडी को बैलेंस कौन कर रहा है, सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ बोन्स। अपने टांगों में जो हड्डियां, उसकी हड्डियों की मदद से आप चल रहे हैं, हाथों की बाजुओं को हिला रहे हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखिए सपोर्ट एंड मूवमेंट। सेकेंड पॉइंट आप लिखिए प्रोटेक्शन। थर्ड पॉइंट लिखिए मिनरल हेमोस्टेसिस। फोर्थ पॉइंट ब्लड सेल फॉर्मेशन, एंड लास्ट पॉइंट इज ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज। सो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले जो हमने पॉइंट लिखा था सपोर्ट एंड मूवमेंट, अब सपोर्ट एंड मूवमेंट का मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। अब सपोर्ट एंड मूवमेंट में क्या होता है कि हमारी बोन्स, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बोन्स, जैसे ये कार्टिलेज इट इज़ कनेक्टेड टू दिस बोन। ठीक है, हमारा ये जो मैं हाथ कैसे हिला रहा हूँ, ये हाथ इस हड्डी से, इस बाजू की हड्डी से कैसे जुड़ा हुआ है, इट इज़ कनेक्टेड बाय लिगामेंट। इस हड्डियों के बीच में जो एक जोड़ होता है, उस जोड़ में लिगामेंट्स होते हैं जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, राइट। तो वो लिगामेंट्स जुड़े हैं, तो उसकी मदद से ऐसे हाथ में हिला पा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द हेल्प, ये हेल्प होती है ऐसे सपोर्ट एंड मूवमेंट में लिगामेंट की मदद से। तो आप लिख लीजिए, बोन्स आर द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर लिगामेंट्स,
and tendons, providing a skeletal framework that can produce movement through the coordinated use of levers, muscles, tendons, and ligaments. The bones acts as levers, while the muscles generate the forces responsible for moving bones. सो हमारे जो बॉडी में ये बता रहा है कि हमारी बॉडी में, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं फिर से आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि हमारी बॉडी में जो हड्डी, जो बोन्स हैं, ये बोन्स के बीच में लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे दूसरे जॉइंट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब प्लस ये मसल्स जो कनेक्टेड है लिगामेंट्स के थ्रू हमारी बोन्स के साथ, ये मसल्स एंड बोन्स दे ऑल एक साथ मिलके हमारी बॉडी में मूवमेंट की हेल्प करते हैं। ये मूवमेंट जो हो रही है, ठीक है, हमारे जो हम ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो आपस में जो कनेक्शन है लिगामेंट्स का, बोन्स का और मसल्स का, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से एक मूवमेंट हो रही है बॉडी में। सो स्टूडेंट्स, अब सेकंड पॉइंट है प्रोटेक्शन के ऊपर, कि बोन्स का जो प्रोटेक्टिव पार्ट क्या है। तो बोन्स कैसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। हमारे जो सिर में जो ब्रेन है अंदर, इसमें उस ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है बोन। ये जो हमारा स्कल है, इट इज़ ये हमारा स्कल बोन्स का बना हुआ है, तो इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। अब जो रिब केज है, ये बोन्स रिब केज हमारा, ये बोन्स का रिब केज एक है। अब इसके अंदर हमारे रिब केज में हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारे सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स, हमारा लिवर है एंड हमारा ड्यूडिनम स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है। तो इस पार्ट को पूरा अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है उसको कुछ अगर हिट होता है तो इन बोन्स के ऊपर हिट होता है, तो अंदर वाले सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रोटेक्शन में रहते हैं। सो आप लिख लीजिए प्रोटेक्शन हेडिंग देके, जस्ट राइट डाउन, बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज फॉर सॉफ्ट ऑर्गन्स, द क्रेनियम अराउंड द ब्रेन, द वर्टिब्रल कॉलम सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड, the rib cage containing the heart and lungs, and the pelvis protecting the urogenital tract organs। जो हमारी pelvic bones होती हैं उसके बीचों बीच हमारा यूरोजेनिटल, जो हमारी ये चूल्हे की हड्डी होती है जिसको कहते हैं, उसके बीच में हमारा सारा यूरोजेनिटल ट्रैक्ट होता है। बट उन हड्डियों के बीच में जो यूरिनरी फंक्शन होता है वो सारा प्रोटेक्शन में रहता है उन चूल्हे की हड्डियों के बीच में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, मिनरल हेमोस्टेसिस। सो मिनरल हेमोस्टेसिस का मैं आपको पहले बता देता हूँ। मिनरल, हमारी बोन्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब कैल्शियम हमारी बॉडी में 85% होता है, एंड हमारी बॉडी में जो फॉस्फेट्स होते हैं 50% होते हैं। और जितने भी जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के पैराथायरॉयड हार्मोन्स को मेंटेन करते हैं। प्लस हमारी बॉडी में मसल्स को पोटेशियम की ज़रूरत होती है, हमारे मसल्स को मूवमेंट के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो वो सारी मिनरल्स और एनर्जी बोन्स में से आती है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे, मिनरल हेमोस्टेसिस करके आप हेडिंग दीजिए, एंड देन जस्ट राइट डाउन, एज द मेन रिजर्वॉयर फॉर मिनरल्स इन द बॉडी, बोन्स कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ बॉडीज कैल्शियम, 85% ऑफ इट्स फॉस्फेट्स and 50% of its magnesium. They are essential in maintaining hemostasis of minerals in the blood, with minerals stored in the bone are released in response to the body's demand, with levels maintained and regulated by hormones such as parathyroid hormone. I hope आपको यहाँ तक समझ आ गया है। So students, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्लड सेल फॉर्मेशन। मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है जो हमारे ब्लड के रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसे हम साइंटिफिक फॉर्म में हीमोपोइसिस भी कहते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीम मीन्स आयरन। सो रेड ब्लड सेल्स वहाँ से बनते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो, राइट। सो रेड बोन मैरोज जो बेबीज़ होते हैं उनमें रेड बोन मैरो ज़्यादा अमाउंट में होता है। सो आप इसको ऐसे लिखो कि बेबीज़ आर बोर्न विद ओनली रेड बोन मैरो, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता तो बोन मैरो वो येलो कलर में जो अडल्ट मेल होते हैं, पर्सन मेल और फीमेल अडल्ट होते हैं, उनमें बोन मैरो येलो कलर का हो जाता है। सो आप इसे आप ऐसे कर लीजिए, babies are born with only red bone marrow. Over this time this is replaced by yellow marrow due to decrease in erythropoietin, ठीक है। तो द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, अब एरिथ्रोपोइटिन क्या है? इट इज़ अ हार्मोन, अब लिख लीजिए, इट इज़ अ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स,
and erythropoietin is formed in kidney. So students, next topic, next point जो आएगा वो है ट्राइग्लिसराइड स्टोरेज. अब आप इसको हेडिंग दे दीजिए ट्राइग्लिसराइड. तो ट्राइग्लिसराइड में एडिपोज सेल्स के बीच में जो एडिपोज सेल्स होते हैं फैट, जिसे एडिपोज फैट सेल्स बोलते हैं, तो एडिपोज सेल्स के बीच में ट्राइग्लिसराइड्स सेल्स उसमें स्टोरेज होती है. और ट्राइग्लिसराइड का और एडिपोज सेल्स का जो हमारी बोन्स में येलो बोन मैरो में बेसिकली ये स्टोरेज होती है. और इसका मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को एनर्जी देना, हमारे मसल्स को एनर्जी देना. तो आप इसको लिखिए ट्राइग्लिसराइड हेडिंग देखिए. येलो बोन मैरो act as a potential energy reserve for the body. It consists largely of adipose cells जो कि फैट सेल्स के होते हैं, which store, और उसके बीच में ट्राइग्लिसराइड स्टोर हुआ आता है. ठीक है, एंड इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए अ टाइप ऑफ लिपिड दैट अकर्स नेचुरली इन द ब्लड. और ये हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी देता है. इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी. अब आप इसका एक डायग्राम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. मैं आपको ये डायग्राम 2-3 मिनट के लिए दिखाऊंगा और आप इस डायग्राम को ना प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए इस डायग्राम को. सो हियर आई एम, आपको दिखाता हूँ डायग्राम. ड्यू टू कैमरा की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें अच्छे से ये वीडियो में आपको डायग्राम में दिखा नहीं पाऊँगा. नेक्स्ट टाइम आपको ये डायग्राम मैं अवेलेबल करवाऊँगा, बट फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ. जैसे एक लॉन्ग जो बोन है, जैसे ये हमारे हाथ की ये बोन है, आई जस्ट प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ मैं. हमारे ये हाथ की ये पूरी, इसके अंदर जो बोन होती है, ये दिस इज़ लॉन्ग बोन. ठीक है, अब इस बोन का एक, इस पूरे एरिया को बोलते हैं डायफाइसिस. जो बोन, जब हम इस मसल्स को हटा के जब इसमें बोन देखेंगे तो इसके अंदर इस बोन के इस लॉन्ग एरिया को बोलते हैं डायफाइसिस. डायफाइसिस की आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए, DIAPHYSIS. दिस लॉन्ग एरिया इज नोन एज डायफाइसिस. जो अपर इसका जो राउंडेड दिस जो जॉइंट होता है, इसे बोलते हैं एपिफाइसिस. एंड द लोअर जो एल्बो को ज्वाइन करता है उसे बोलते हैं एपिफाइसिस, जो जॉइंट्स है दोनों साइड के. ठीक है, जहाँ से जॉइन होता है, जहाँ से बॉल सॉकेट होता है, बीच में जो बॉल्स होते हैं, बॉल सॉकेट्स, दिस यहाँ पे भी ये बॉल सॉकेट होता है, यहाँ पे, यहाँ से कनेक्टेड होते हैं. ये कनेक्शंस को हम बोलते हैं एपिफाइसिस. EPIHYSIS, एपिफाइसिस. अब स्टूडेंट्स, इस बोन के अंदर यहाँ पे जो स्टार्टिंग में रेड बोन मैरो होता है, बाकी जो एरिया होता है ना, बीच में थोड़ी सी कैविटी होती है, उसे कहते हैं मैरो कैविटी. अदरवाइज जो बाकी एरिया होता है, जो अडल्ट्स होते हैं, जैसे कि हम बड़े लोग हैं, हमें बेबीज़ में तो पूरा ही बोन मैरो जो होता है रेड कलर का होता है. लेकिन जब हम जैसे जैसे एज में अडल्ट होते जाते हैं, तो हमारे जो बोन मैरो होगा, ये वाला येलो कलर का बोन मैरो होगा इसमें. अब आप बोन कॉम्पोजिशन को नोट कर लीजिए कि बोन्स में क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं और मिनरल्स कितने % होते हैं. आप नोट कीजिए. Bone matrix has 3 main components. फर्स्ट लिखिए 25% ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, 50% इनऑर्गेनिक मिनरल कंटेंट, या जिसे ब्रैकेट में लिख लीजिए मिनरल सॉल्ट्स, एंड 25% इज वाटर. राइट. अब ये सारा आपको याद करना पड़ेगा जो मैं आपको आगे बताने लगा हूँ. अब जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, इसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टियोइड, OSTEOID. Organic matrix or osteoid is made up of approximately 90% type 1 collagen fibers and 10% other proteins such as glycoprotein, osteocalcin, OSTOCALCIN, and proteoglycans, PROTOGLYCAN. It forms the framework for bones which are hardened through the deposit of calcium and other minerals around the fibers. अब मिनरल सॉल्ट्स का लिखिए. जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखवाया था, 50% इनऑर्गेनिक मिनरल्स कंटेंट. Mineral salts are first deposited between the gaps in the collagen layers. With once these spaces are filled, minerals accumulate around the collagen fibers, crystallizing and causing the tissue to harden. This process is called ossification. The hardness of the bone depends on the type and the quantity of minerals available for the body to use. Hydroxyapatite is one of the main minerals present in the bones. ठीक है.
आप हाइड्रोक्सी पेटाइट के स्पेलिंग लिख लीजिए, HYDROXYAPATITE। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं हमारे बोन्स के ऊपर, जो कॉलेजन होता है, कार्टिलेजेस होते हैं हमारे बोन्स में, जैसे सपोज कोई ये कार्टिलेज है और ये कार्टिलेज बोन के साथ कनेक्टेड है, तो ये कार्टिलेज के ऊपर जो मिनरल्स फॉर्म होते हैं, जब जो हार्डनेस हो जाती है, जो इसको आपस में जोड़ के रखते हैं बोन को कार्टिलेज से, और यही मिनरल्स हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करते हैं। आप लिख लीजिए, वाइल बोन्स नीड सफिशिएंट मिनरल्स टू स्ट्रेंथन देम, they also need to prevent being broken by maintaining sufficient flexibility to withstand the daily forces exerted on them. This flexibility, tensile strength of bone, is derived from the collagen fibers. सो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने पढ़ाया है इसको आप अच्छे से रिवीजन करना। जो मैंने आपको नोट्स बना के दिए, एक बारी घर पे अकेले बैठ के रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना, और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप दोबारा नेक्स्ट सेशन में जब आऊँगा तो आप मुझे अपनी क्वेरीज दे सकते हैं, जिस चीज़ में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। अब आगे जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट को मैं आपको लेक्चर दूंगा, वो स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स के ऊपर दूंगा, तो उसके लिए हमें डायग्राम चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, और उसके क्या बोन्स में क्या क्या पेरियोस्टियम कितना होता है, कॉर्टिकल बोन्स का क्या फंक्शन है, थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो आप जो अभी पढ़ाया है उस पर आप थोड़ा फोकस करें, और कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज, तो आपको दोबारा से वो लेक्चर रिपीट कर दूंगा। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा, एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।